ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर का। सर, आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा वर्तमान समय में मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट आर्यभट्ट विश्वविद्यालय हाजीपुर में प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। सर, आपने हिंदी साहित्य तथा लोक भाषा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। एक विषय के रूप में कक्षा छठी से 12वीं तक भोजपुरी भाषा की पढ़ाई शुरू कराने में आपकी अहम भूमिका रही है। बिहार के 66 बंद पड़े प्रशिक्षण संस्थानों को आपने पुनर्जीवित करवाया। साथ ही आप रंगमंच को समर्पित संस्था अक्षरा आर्ट्स के संयोजक हैं, जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं के साथ शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकीय नाटकों का भी मंचन किया जाता है। आज के आयोजित इस आभासी समारोह में हम अतिथि संवाद श्री ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर द्वारा कथा साहित्य के विस्फोट के युग में लोक साहित्य का क्या महत्व है, इसे सुनेंगे। सर, मैं आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह अपने आप में पूर्ण रूप से समर्थ एवं सक्षम भाषा है। आज हिंदी भाषा पहले के मुकाबले बहुत बदल चुकी है। एक जमाने में जिस तरीके की हिंदी बोली व लिखी जाती थी, वह अब चलन से बाहर हो रही है। जरूरत के अनुसार आज इसमें कई बदलाव आए हैं। यह बदलाव एक दशक या 2 दशक की बात नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा में 1000 साल से अधिक का इतिहास यह अपने आप में समेटे हुए है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसी दिन हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। लोकगीत जनमानस का संगीत है, जिसे हम हर छोटे बड़े उत्सवों पर सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हमारे विभाग में 1 से 14 तक आयोजित कार्यक्रम में की विभाग की प्रशिक्षित शिक्षिकाओं ने हिंदी लोकमानस विषय का अनुशीलन करते हुए भारत की अनेक लोक गाथाओं, लोक गाथाओं एवं लोकगीतों का संकलन किया। तो बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति की तरफ। पहली प्रस्तुति के लिए येलो हाउस से ज्योति कुमारी आ रही हैं, जो मैथिली भाषा में अतिथि के स्वागत के लिए अतिथि गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी मैथिली भाषा का स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है। मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगल घट सा द्वार सजावल, कंचन दिया बाड़ी हम लाल। गाथल हार गुलाब है, गाथल हार गुलाब है। इनका पहिरान। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। कर खाली देसी अभिलाषा, दूधी धान पर अगबे आशा। मान बढ़ावन पाग है, मान बढ़ावन पाग है। हिनका सिर राखल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन
पाहुन छठ आयल, मंगलमय दिन आज है। पाहुन छठ आयल, धन में धन भाव हिता संबल। सुभग स्नेह मन ही मन केवल, बाड़ी के अनुपम साग है। बाड़ी के अनुपम साग है, भोजन में सांझल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। धन्यवाद ज्योति। मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब हम येलो हाउस से सिस्टर अंजलि को सुनेंगे, जो मलयालम भाषा में अपनी लोकगीत प्रस्तुत करेंगी। यह गीत श्रमिकों के संघर्ष को दर्शाता है। तंदाने ताना तिन तंदानम ताना, तंदाने ताना तिन तंदानम ताना। ആദിയില്ലല്ലോ രംഗമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, ആദിയില്ലല്ലോ രംഗമില്ലല്ലോ ലക്കാരമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. ഇല്ലുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, ഇല്ലുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. തെയ്യരയും തെയ്യരയും തക തെയ്യര തെയ്യര തെയ്യരയും, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ. ഊണുമില്ലല്ലോ ഉറക്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, ഊണുമില്ലല്ലോ ഉറക്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. എണ്ണമില്ലല്ലോ എഴുത്തുമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, എണ്ണമില്ലല്ലോ എഴുത്തുമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. തെയ്യരയും തെയ്യരയും തക തെയ്യര തെയ്യര തെയ്യരയും, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ. ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഓശയില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഓശയില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. ആദിയില്ലല്ലോ രംഗമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ, ആദിയില്ലല്ലോ രംഗമില്ലല്ലോ ലക്കാലമ്പോ ആയുഗത്തിൽ. തെയ്യരയും തെയ്യരയും തക തെയ്യര തെയ്യര തെയ്യരയും, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ, തന്താനേ താനാ തിന തന്താനം താനാ. धन्यवाद सिस्टर अंजलि। सोहर एक ऐसा मंगल गीत है जिसे हम संतान के जन्म से जुड़े अवसरों पर सुनते हैं। वैसे ही एक सोहर गीत की प्रस्तुति के लिए ग्रीन हाउस से प्रियंवदा आ रही हैं। तो गड़बड़ करते हुए हम सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंवदा अभी आप सभी के समक्ष लोकगीत प्रस्तुत करूंगी, जो एक सोहर है और सोहर बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। जुग जुग जिया सुलला नवा भवन वाके भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नवा भवन वाके भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो।
आजू के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के हुला जन्म ले हुरलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। नकिया ता हउए जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। नकिया ता हउए जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ललना मुहावा चनवा सूरजवा त सगरो अंजोर भले हो। ललना मुहावा चनवा सूरजवा त सगरो अंजोर भले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो। ललना दुआरा पा बाजला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पा बाजला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंवदा, आपने सारे माहौल को अपने गीत से आनंदमय बना दिया। मेघालय राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत जो फसल के बोने के समय स्त्रियां उत्साहित होकर गाती हैं, गारो भाषा में इस लोकगीत को हम ब्लू हाउस से सिस्टर वर्जीनिया द्वारा सुनेंगे। नमस्कार। इस पोशाक में मुझे देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस देश की हूँ। वैसे मैं इस खूबसूरत देश भारत की बेटी हूँ। आज मैं मेघालय के गारो जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हूँ, क्योंकि मैं गारो भाषा में एक गीत गाने जा रही हूँ। गारो मुख्य रूप से कृषक है और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे खेती से पहले आशीर्वाद फसल कटाई करते हैं। इसलिए मैं जो गीत गाने जा रही हूँ वह गारो पारंपरिक लोकगीत है, जो फसलों की समृद्धि के लिए मिसी साजों यानी फसल का देवता के लिए प्रार्थनाओं का आह्वान करते हुए नौकमा यानी पारंपरिक प्रमुख के घर पर पूर्व में बोया जाता है।
सजा हयाना दानिया हयाना राधा हयाना 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 दानिया हयाना राधा हयाना हयाना राजा नंदनो राजा तमिलनाडु चौधरी का सच्चा राजा नंदनो राजा तमिलनाडु चौधरी का सच्चा हयाना दानिया हयाना राधा हयाना 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 दानिया हयाना राधा हयाना हयाना धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर वर्जीनिया, आपने हमें अपने गीत से बहुत ही उत्साहित किया। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे आषाढ़ के महीने में तथा दुर्गा पूजा के समय गाया जाता है। इस गीत को स्त्रियां तब गाती हैं जब वर्षा नहीं होती। गांव के लोग का ऐसा मानना है कि इस गीत को गाने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इस गीत की आनंद लेने के लिए हम ब्लू हाउस से नेहा रश्मि को बुलाना चाहेंगे। मैं नेहा रश्मि आप सबों के सामने बिहारी लोकगीत झिझिया प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाली हुली बरसहु ई नर देवता, पानी बिनु पड़ल छै अकाल हो रामा। हाली हुली बरसहु ई नर देवता, पानी बिनु पड़ल छै अकाल हो रामा। चावर सूखल चाचड़ सूखल, सूखी गईले भैया के जियात हो रामा। हाली हुली बरसहु ई नर देवता, पानी बिनु पड़ल छै अकाल हो रामा। पड़ल छै हाहाकार हृदयवा रे पानी रे बीनु। पड़ल छै हाहाकार हृदयवा रे पानी रे बीनु। हल ले रोवे हर वहवार दैवार पानी रे बीनु। परल छै हाहाकार हृदयवार पानी रे बीनु। सुनु सुनु देवरा सुनु हमरो रे बचनिया, सुनु हमरो रे बचनिया, पियास मोरा लागल हो आधी रतिया, पियास मोरा लागल हो आधी रतिया। डेहरी पर धरल छै डोला उबहनवा, अरे डोला उबहनवा, दुहरिया पर राजा के होए नरवा, दुहरिया पर राजा के होए नरवा। पियास मोरा लागल हो आधी रतिया। सूखी गईले आहे भौजी तलवारे तलैया, अरे तलवारे तलैया, से कैसे पनिया लायब ए भौजैया, से कैसे पनिया लायब ए भौजैया। जायदा जंगल में इनर से पनिया मांगब हो, जायदा जंगल में जोरे जोरे जनेऊ बरहम के चढ़ायब हे, जायदा जंगल में जोरे जोरे फुलवा इनर के चढ़ायब हे, जायदा जंगल में। भरी गईले आहे भौजी तलवारे तलैया,
अरे तलवार तलैया दे बरबा जोरे माछ मारे जाए बसाबर गोरिया देवर बाजोरे माछ मारे जाए बसाबर गोरिया देवर बाजोरे माछ मारे जाए बसाबर गोरिया। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा रश्मि, आपने अपने गीत से कार्यक्रम में एक नए ऊर्जा का संचार कर दिया। अगली प्रस्तुति है पंजाबी लोकगीत की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची यह बता रही है कि उसकी माँ कैसे उसकी देखभाल करती है और उसके जन्म की खुशी में पिता उसके लिए झूला लाते हैं। इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए ग्रीन हाउस से सिस्टर ट्रेजा आ रही हैं। धन्यवाद सिस्टर ट्रीजा इतनी मनोरम प्रस्तुति के लिए। बढ़ते हैं अगले लोकगीत की तरफ, जिसे जिसे प्रस्तुत करने के लिए रेड हाउस से मधुलता भारती को बुलाना चाहूंगी, जो भोजपुरी भाषा में दैनिक क्रियाकलाप तथा प्रतिदिन के कार्यभार को कम करने के लिए स्त्रियां उत्साहित होकर गाती हैं। मैं मधुलता भारती शिक्षा विभाग पटना विमेंस कॉलेज तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज आप लोगों के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो अधिकांश शादी विवाह या छोटे बड़े शुभ अवसरों पर गाया जाता है। निमिया पतैया झड़ी जाला अंगनवा कैसे बहारूं जी, निमिया पतैया झड़ी जाला अंगनवा कैसे बहारूं जी, वही रे अंगनवा ससुर जी के डेरा, वही रे अंगनवा ससुर जी के डेरा, ससुर जी के डेरा। अरे पौआ लगत दिन जाला अंगनवा कैसे बहारूं जी, निमिया पतैया झड़ी जाला अंगनवा कैसे बहारूं, वही रे अंगनवा भैंसुर जी के डेरा, वही रे अंगनवा भैंसुर जी के डेरा, जेठानी के डेरा। घूंघटा तनत अरे घूंघटा तनत दिन जाला अंगनवा कैसे बहारूं जी, निमिया पतैया झड़ी जाला अंगनवा कैसे बहारूं, वही रे अंगनवा देवर जी के डेरा, वही रे अंगन ननद जी के डेरा। हसिया करत अरे हसिया करत दिन जाला अंगनवा कैसे। धन्यवाद मधुलता भारती अत्यंत ही आनंदित करने वाली प्रस्तुति के लिए। छठ पर्व बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है,
जिसमें सूर्य देव की उपासना श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर जाकर करते हैं। तो आइए हम आनंद लेते हैं भोजपुरी भाषा में आज के कार्यक्रम की अंतिम लोकगीत की। इसे प्रस्तुत करने के लिए रेड हाउस से रितु राज आ रही हैं। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बालम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू ताधर हुए रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। उहावे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना देवर जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। उहावे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। धन्यवाद ऋतुराज, आपने सच में हमें छठ पर्व की याद दिला दी। आपके द्वारा प्रस्तुत गीत ने सारे माहौल को भक्तिमय तथा खुशनुमा बना दिया। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आ गए हैं, जहां अतिथि संवाद के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि श्री ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। इन्हें बेहतर रूप से परिचित होने के लिए मैं हमारी विभागा अध्यक्ष डॉक्टर उपासना सिंह मैम को आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर का सानिध्य एक सुयोग है। हम लोग कई वर्षों से सर को सुन रहे हैं, सर के विचारों को जान रहे हैं और एक शिक्षाविद के रूप में सर के योगदान को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव होता है कि सर ने हिंदी को ही अपने कर्म की भाषा माना है। हिंदी इनके उच्च स्तरीय शोध से लेकर इनकी रचनाओं की भाषा रही है। ये उन कुछ एक लोगों में से है जो हिंदी के पलड़े में बिना संकोच अपने व्यक्तित्व का पूरा वजन डाल देते हैं। पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले सरकारी और गैर सरकारी कार्यकलाप बिना इनकी सक्रिय सहभागिता के पूरे नहीं होते। मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के प्राचार्य के पद पर कार्य रहते हुए आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के डीन, बीएन मंडल विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालयों में सक्रिय मार्गदर्शक के रूप में सर को हम जानते हैं।
जस्टिस वर्मा कमेटी को लागू करने के लिए गठित कमेटी से लेकर विभिन्न राज्यों शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों के लिए गठित कमेटियों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी लेखनी से बिहार में शिक्षा के 100 वर्ष, शिक्षा की माध्यम भाषा, एक स्कूल का बयान जैसी अनेक पुस्तकें हम लोगों को उपलब्ध हुई हैं। इसके अलावा अनेक स्तरों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, बिहार पाठ्यक्रम 2008 की रूपरेखा को तैयार करने में इन्होंने अपना बौद्धिक निवेश दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सर का सानिध्य हमेशा मिलता है। हमने कई बार पहले भी सर को आमंत्रित किया है अपने विभाग में। इस बार कोरोना के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए, पर मैं सर के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शिक्षा विभाग पटना विमेंस कॉलेज की ओर से। सर, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन अपने व्यस्त शेड्यूल के रहते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कथा साहित्य के विस्फोट के दौर में लोक कथाओं के महत्व विषय पर अपना संवाद प्रस्तुत करने के लिए। सर, आप म्यूट हैं। हेलो हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही है सर? आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। अरे वाह। सबसे पहले तो पटना विमेंस कॉलेज के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बधाई, विशेषकर विभागाध्यक्षा डॉक्टर उपासना सिंह, भाई प्रभास जी, यामिनी जी और हमारे अन्य सहकर्मी जो वहाँ हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज की इस दोपहर में मैं आपके साथ इतने सुरों में सधे हुए लोक गायन को सुना, और सच कहूँ तो एक लंबे अरसे के बाद भारत की विविध छटा को एक साथ सुनने का मौका मिला है। एक तो यह पूरा वातावरण इतना सुरमय है, इतना लय में बंधा हुआ है कि मुझ जैसे असुर आदमी को अब सुनना मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि हमारी छात्राओं ने जितने अच्छे ढंग से इन लोक गीतों को प्रस्तुत किया और छोटा हिंदुस्तान हमारे सामने उपस्थित कर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और याद दिलाता हूं कि आज से 71 साल पहले 12 सितंबर से 14 सितंबर के बीच राजभाषा को लेकर जो बहस चली थी संविधान सभा में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि आज हम अब तक की हुई चर्चाओं में से सबसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमें एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत बहुभाषिक और बहुसंस्कृति वाला देश है। भाषाओं के साथ हमारी परंपराएं, हमारी लोक परंपराएं, हमारी लोक कथाएं, हमारा लोक गायन इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम उसे अलग करके नहीं देख सकते। ऐसे में जो आज का संदर्भ है और आज का जो समय है,
इसमें आप याद करिए कि भाषा या हिंदी के बनने और विकसने का जो कहानी है, उसमें हिंदी ने अपनी इन सभी क्षेत्रीय और या जनपदीय भाषाओं से शक्ति ग्रहण की। आपको याद है कि जब पटना विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक की परीक्षा इस राज्य में ली जाती थी, तब जो निर्धारित हिंदी भाषा और साहित्य के लिए पाठ्यपुस्तक थी, हिंदी गद्य पद्य संग्रह, उसकी एक कविता भोजपुरी की और एक कविता मैथिली की होती थी, और ये उस पाठ्यपुस्तक में दी गई इन रचनाओं के ऊपर वर्णित होता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, हिंदी साहित्य ने पहले तो सूर को अपना कहा, तुलसी को अपना कहा, मीरा को अपना कहा, विद्यापति को अपना कहा, अमीर खुसरो को अपना कहा, कबीर को अपना कहा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हम जिस भाव भूमि पर खड़े हैं, वहां मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदी ने दो काम तो बहुत ईमानदारी से नहीं किया। एक तो वो तेजी से अपनी जो आसपास की भाषाएं थी, जो जिन्हें हम जनपदीय या क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं, मैं बोली और भाषा के भ्रम में आपको न डालना चाहता हूं, न उसमें विश्वास रखता हूं। मेरे लिए सभी भाषाएं भाषाएं हैं, और वो उनका क्षेत्र छोटा या बड़ा हो सकता है, उनका भूगोल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन भाषाएं कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। इसलिए यदि बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो हमारी मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, भज्जिका, मगही, उत्तर प्रदेश में अवधी ब्रजभाषा, हरियाणवी, गढ़वाली, कुमायूनी, राजस्थानी, बुंदेली, ऐसी ढेर सारी भाषाएं हैं जिन्होंने अपनी शक्ति देकर, अपनी ऊर्जा देकर हिंदी साहित्य को ऊर्जावान बनाया था। लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने, मुझे लगता है, और आज के समय का एक सच भी है कि हिंदी ने अपनी इन भाषाओं के साथ जो रिश्ता रखना चाहिए था, जो ऊर्जा उसे ग्रहण करनी चाहिए थी, वो ग्रहण करना बंद कर दिया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा, जिससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हिंदी ने अब तक अपने को विमर्श की भाषा के रूप में या शिक्षा की भाषा के रूप में अपने को स्थापित नहीं किया, जबकि आज 71 वर्ष बीत गए, भारतीय संविधान में स्थान पाए हुए लगभग 69 वर्ष और संविधान सभा द्वारा मान्यता पाए हुए लगभग 71 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हमने हिंदी साहित्य का विकास तो हुआ, उसमें विभिन्न विधाओं में बहुत कुछ लिखा गया, उसके अपने शास्त्र आगे बढ़े, उनका आलोचना शास्त्र, समालोचना शास्त्र, समीक्षा शास्त्र बहुत आगे बढ़ा। लेकिन आज भी यदि हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई को छोड़ दें तो भारत में उपलब्ध जो साहित्येतर विषयों की पढ़ाई है, उसमें हिंदी के पास सामग्री की बहुत ही कमी है। और मुझे लगता है कि वह मोर्चा अभी भी ऐसा है जहां हिंदी को उस किले पर अपना झंडा फहराना होगा और उसके लिए काम करना होगा। यह हमारे लिए चुनौती है। हमारे बच्चे आकर कहते हैं हिंदी माध्यम वाले, सर क्या करें, बीएड की भी कोई अच्छी किताब नहीं है, नए विषय आ गए, बनाने वालों ने डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसके साथ साथ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जैसे विषय तो बनाए, लेकिन उसको भारतीय संदर्भों में या भारतीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में नहीं बनाया। जो साहित्य उपलब्ध था या जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान औपनिवेशिक शिक्षा के कारण हमारे पास उपलब्ध था, या जो दृष्टिकोण हमारा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो आयातित होगा, बाहर से आएगा, ये दो विषय जो बीएड में लाए गए, मेरा अपना एक शिक्षक के रूप में मेरी अपनी टिप्पणी यह है कि हमने इन विषयों को बनाते हुए, कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम को बनाते हुए हम ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि इससे संबंधित भारतीय भाषाओं, भारत की सभी भाषाओं की मैं बात कर रहा हूं, जो कम से कम भारतीय संविधान में तो शामिल हैं ही, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो चिंता भी व्यक्त करती है कि बहुत तेजी से भारत की देसी भाषाएं खत्म हो रही हैं। उसने चिंता जाहिर की है कि पिछले 50 वर्षों में हमारी 200 भाषाएं मृत हो गई, लुप्त हो गई, और यूनेस्को ने तो 197 भारतीय भाषाओं को मृत प्राय, लुप्त प्राय घोषित कर दिया है, यानी उसको बोलने बरतने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में लोक साहित्य की बात करना, लोक गायन की बात करना, लोक कलाओं की बात करना, मुझे लगता है कि आज के दिन ज्यादा समीचीन है। और हिंदी दिवस के बहाने हमें हिंदी के भी उन पक्षों को देखनी चाहिए जहां से हिंदी ने अपने इन क्षेत्रीय या जनपदीय साहित्यिक ऊर्जा को बेदखल कर दिया है। उस हिंदी को भी एक बार फिर से यह चिंता करनी चाहिए कि उसका संबंध, संपर्क अपनी उन भाषाओं से बने जहां से पूर्व में वह शक्ति ग्रहण करती रही है।
जो हिंदी साहित्य के में कहानियां लिखी जा रही हैं, और इधर के लगभग 20-25 वर्षों में जो बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ हम कहते हैं भारत गांवों का देश है, हमारी परंपराएं, हमारी लोक परंपराएं, हमारा लोक साहित्य ग्रामीण कंठ में, ग्रामीण हाथ में सुरक्षित है, और दूसरी तरफ हम लगातार केवल शहरी बिंबों के साथ अपना काम कर रहे हैं। अभी हमारी छात्राओं ने जितने भी लोक गायन प्रस्तुत किए हैं, आप उसके एक एक बिंब को पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको पता लगेगा कि ये सभी बिंब उस ग्रामीण भारत के बिंब हैं जहां इन गीतों की रचना की गई थी। और कमाल यह है कि इन गीतों का रचयिता आपको मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोक गायन या लोक साहित्य रचने वाले लोग कभी इस भ्रम में नहीं पड़े कि उन्हें कभी कोई सम्मान या पुरस्कार मिलेगा, मेरा नाम रहेगा। इसकी कल्पना उन्होंने शायद कभी नहीं की, और इसीलिए लोक साहित्य को ये छूट है कि एक पीढ़ी ने जो कुछ कहा, दूसरी पीढ़ी चाहे तो अपने समय, संदर्भ और देश काल के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए जो लोक साहित्य आज से 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, वो यथावत नहीं है। मैं भोजपुरी साहित्य का एक उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जो कहानियां यहां से हमारे पूर्वज लेकर सूरीनाम, गुयाना या मॉरिशस गए, वो वैसी कहानियां नहीं है जो आज हम सुन रहे हैं। उसी बंदर और शीशे या दर्पण की कहानी जो आज सूरीनाम में है, वो भारत में नहीं है, उसका रूप बदला है। यानी लोक साहित्य को यह भी स्वतंत्रता प्राप्त है या स्वायत्ता है उसको कि वह समय संदर्भ के साथ अपने आप को बदलती रहती है, जबकि जो कथा साहित्य है वह एक तरह से रूढ़ होता है। एक तो किसी व्यक्ति विशेष, किसी कहानीकार की जो अपनी समझ है और उसकी अपनी कल्पना या अपने अनुभव हैं, ज्यादातर उसका प्रतिबिंबन होता है। यह कई मायनों में सही नहीं भी हो सकता है और सबके लिए एक जैसी बात नहीं की जा सकती है। लेकिन जब प्रेमचंद लिख रहे थे और जिस तरह से अपने परिवेश को, जिस तरह से अपने ग्रामीण परिवेश को समेट कर हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दे रहे थे, आज धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ने लगे हैं। आज आप कल्पना कर सकते हैं क्या, हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा साहित्य से अलग नहीं है। साहित्य की दो विधाओं के बिना तो आप सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दो विधाएं वो हैं जो कहानी है और गीत है, इसके बिना हिंदी सिनेमा शायद संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन आज से 25-30 साल पहले आज आप नदिया के पार जैसे फिल्म की संकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। एक तो तकनीकी के आने के कारण, और धीरे धीरे जो हमारी आधुनिक शिक्षा के जो तेवर हैं, जहां ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है जो स्कूल ये कहते हैं कि यदि तुम अपनी मातृभाषा को हमारे परिसर में, हमारे कैंपस में बरतते हो, बोलते हो, तो तुम्हें दंड मिलेगा। हमारे यहाँ जो प्रचलन की भाषा है तुम्हें वही बोलनी चाहिए। जब आप एक बच्चे को उसकी भाषा बोलने के लिए दंडित करते हैं तो माफ करिएगा, जो लोग मनोविज्ञान पढ़े और जाने हैं वो जानते हैं कि बच्चे के बाल मन पर क्या असर पड़ेगा। जब उसे आप अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए स्थान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वह उस भाषा से कटता जाएगा। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने नानी और दादी की कहानियां सुनी, और मुझे लगता है कि मैंने सर्वाधिक भाषा इन कहानियों के माध्यम से सीखी थी। और उस समय कोई किताब हमारे हाथ में नहीं होती थी। दादी या नानी, हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चलती रहती थी। दादी इस फेरे में रहती थी कि मैं सो जाऊं तो वो कहानी सुनाना बंद करें और वो भी सो जाएं, और हम इस चक्कर में रहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कहानी सुन लें। मान लीजिए एक दिन कहानी सुन रहे हैं हम, और राजकुमारी की कोई कुछ इच्छा है और उसको पाने के लिए राजकुमार को 7 पहाड़ों को पार करके उस वस्तु को या उस फूल को प्राप्त करना है। दादी कहानी शुरू करती हैं, घोड़ा तीसरे पहाड़ को, राजकुमार को लेकर तीसरे पहाड़ को पार करता है और मुझे नींद आ जाती है। दादी को यह ध्यान में नहीं रहता कि मैं सो चुका हूं। वो चौथे पहाड़ तो आप ध्यान रखिए, जब कहानी शुरू होती है तो दादी की कहानी, चूंकि उन्होंने चौथे पहाड़ तक को पार करा दिया है राजकुमार को, तो उनकी कहानी वहां से शुरू होगी। लेकिन मैं तो सो गया था तीसरे पहाड़ के बाद, तो मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, कल तो राजकुमार ने तीसरा ही पहाड़ पार किया था। अब देखिए, ये जो किस्सा गोई थी, इसमें न तो कोई किताब थी, नहीं आपने कोई असाइनमेंट हमको दिया था, नहीं कोई गृह कार्य था, न कोई होमवर्क था, लेकिन हमारी स्मृतियों में किस तरह से ये
कहानियां जगह बना लेती थी, ये लोक साहित्य जगह बनाता था कि हमें ये याद रहता था कि दूसरे दिन हमें कहानी कहाँ से सुननी है। तो किस्सा गोई की जो शक्ति है लोक साहित्य में, वह धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। जो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विभिन्न तरह के एपिसोड हैं, जो भारतीय सिनेमा है, उसमें से गांव गायब है, बच्चे गायब हैं, किशोरों की जो मनो इच्छाएं हैं वो ऐसे रूप में प्रदर्शित की जाती हैं जिनका हमारे लोक साहित्य से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा कि फिल्मी गीतों को जब आवश्यकता थी तो हमारे लोक धुनों ने उन्हें शक्ति दी थी, और भारतीय सिनेमा, विशेष करके हिंदी सिनेमा, हमारे लोक धुनों के साथ भारत के विभिन्न प्रांतों में जो गाई बजाई जाती रही है हमारी पारंपरिक गीतें, उनसे उन्होंने संगीत लिया। आज भले ही वे विभिन्न तरह के यंत्रों का प्रयोग करके अपने लिए एक नई चीज गढ़ लें, और खतरा यह है कि अब हम स्वयं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो फिल्मी गीतों की तर्ज पर अपने लोक गायन को बदलने लगी है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि लोक धुन के साथ लोक गायन की प्रस्तुति, और जैसा मुझे बताया गया कि आपने उन लोक कथाओं को भी जमा करने की कोशिश की है। समय होता तो मैं आपसे उन कुछ कथाओं को सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने इसके लिए कोई वीडियो बनाया हो तो हमें जरूर भेजिएगा। इस लोक साहित्य में जो विविधता है, जो विविध रंग है, उसको पकड़े और जाने बिना हम अपनी उस संस्कृति को नहीं पकड़ सकते, हम अपनी उस परंपरा प्रवाह को नहीं पकड़ सकते जिसमें आज हम खड़े हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि संस्कृति परंपरा प्रवाह की वह विशाल जल राशि है जो अतीत और वर्तमान के दोनों तटों से को छूते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए उसका रूप बदलता रहता है। मैं नहीं कहता कि वह यथावत ही होगा। हम जब पढ़ते थे तो हमारे लिए कौवे और लोमड़ी की कहानी में कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा होता था। अब हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा है। अब मैं नहीं जानता कि इस परिवर्तन का या इस बदलाव का क्या मतलब है, लेकिन जो लोक साहित्य हमारे आसपास पसरा हुआ है, जो लोक कंठ में है, जो हमारे बड़ों के पास है, आपने उसे जमा करने की एक कोशिश की, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जब हम अपनी भाषा पर, जब हम अपनी संस्कृति पर, जब हम अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीखते हैं, जो हमारी औपनिवेशिक शिक्षा या जो आज की शिक्षा है वह यह गर्व करना नहीं सिखाती। माफ करिएगा, मैं एक शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते बहुत संजीदगी से यह बात आप तक प्रेषित कर रहा हूं कि हमारी औपनिवेशिक दास्ता वाली शिक्षा हमें अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर भरोसा करने के बदले उन पर अविश्वास करने, घृणा करने, उनसे नफरत करने का भाव भरती है। और जिसकी शुरुआत हम स्कूलों में शुरू कर देते हैं, जहां हम बच्चों को कहते हैं कि यह भाषा यहां बोलने लायक नहीं है। जंगलों के प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता है, देख लीजिए, जो हमारे जीवन का अंग और अभिन्न अंग रहे हैं। हम कहते हैं जंगली हो क्या? कोई बातचीत करे और जैसे ही उसका सलीका थोड़ा बदल जाता है हम कहते हैं जंगली हो क्या। क्या मतलब है इसका? जब आप कहेंगे कि जंगली हो क्या, तो ऐसे बच्चे जो यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि जंगली हो क्या वे अपने हिस्से किसी जंगल की रक्षा करना, किसी वन की रक्षा करना महत्वपूर्ण मानेंगे? इसलिए हमारी आज की बड़ी चुनौती यह है, और हिंदी दिवस पर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि एक तो हिंदी अपनी भाषाओं के साथ जो संवादहीनता की स्थिति में चली गई है, उसके बिंब जो अब कटने लगे हैं हमारी जड़ों से, और यह भी कहीं डार से बिछड़ी हुई भाषा न बन जाए, वह अपनी उस डार से न बिछुड़ जाए जो डार उसको आगे, जो उसके हरेपन का कारण है। यह भय मुझे अब लगने लगा है। जिस तेजी के साथ हिंदी अपनी जनपदीय भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से भाषिक संस्कार या साहित्यिक संस्कार लेना बंद कर रही है, वह उसके लिए थोड़ा खतरनाक तो अवश्य ही होगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोगों का यह जिम्मेदारी है कि हम अपने लोक साहित्य का रक्षण करें, और लोक साहित्य का रक्षण सिर्फ लिख के रख न दें, हम अपने बच्चों को सुनाकर उन पर भी आजमाएं कि इन कथाओं का क्या असर इन बच्चों पर पड़ता है। ये लोक साहित्य हमारे लिए नैतिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के भी बड़े साधन रहे हैं। सिर्फ विद्यालय के दीवारों पर यह लिख देना कि सदा सच बोलो, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें ऐसी कहानियों को, अपनी नैतिकता या मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनाया जा सकता है। और ये माध्यम बनती रही है। संपूर्ण पंचतंत्र क्या था? सिर्फ राजा के बच्चों ने ही उससे पढ़ना नहीं सीखा, पीढ़ियां उससे सीखी और उन्होंने जाना कि समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, हम किस परिस्थिति में किस तरह का समाधान निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपने समय और संदर्भ को समझ सके, विश्लेषित कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप पुराने कोटर में जाकर बैठ जाइए कि जो था सब कुछ हमारे यहाँ पहले था, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि अपने विश्लेषण के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर आपको जो आज के संदर्भ में बेहतर और अच्छा लगता है, उन परंपराओं का निर्वाह जरूर करिए, उन भाषाओं का सम्मान जरूर करिए जो हमारे आसपास पसरी हुई हैं। और भाषा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, उसका भूगोल छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए भाषा चाहे जो भी हो, हम सबको उन सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। उन भाषाओं के साहित्य को, जिसे हम लोक साहित्य, लोक गायन, लोक कलाओं में देख सकते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। और इतनी जगह अपनी भाषाओं में बना के रखनी चाहिए कि ये भाषाएं आपस में बोल बतिया सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। उपासना जी को अभी आप सब परिणाम सुनने को उत्सुक होंगे और ये काम उपासना जी के जिम्मे है। मैं आपके और उपासना जी के बीच, और विशेष करके वो परिणाम जो लगातार आपके भीतर हलचल मचाए हुए है कि क्या होने वाला है, मैं उस पर से पर्दा उठाने के लिए उपासना जी से आग्रह करता हूं और आप सबसे विदा चाहता हूं। अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि समय हो चुका है। और जो यह तो एक बातचीत की शुरुआत है, इस विषय पर हम लोग फिर आपके साथ बातचीत में शामिल होंगे जब कोरोना के संकट से निकलते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हिंदी और के सहित अपनी भाषाओं के विकास में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सुनना हमारे लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रेरणा का स्रोत रहा है और हम हमेशा इस हिंदी दिवस का इंतजार करते हैं क्योंकि इसी बहाने आपको सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और अभी आपका कल भी एक वेबिनार था जिसमें आपने अपने विचारों को जरूर रखा होगा और आगे जो भी कार्य हो रहे होंगे उसमें आप जरूर किसी न किसी रूप में शामिल होंगे। उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नई शिक्षा नीति में एक बात जो कही गई है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे विषय हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इसमें किस प्रकार का आउटकम बेस्ड करिकुलम बनेगा, जिसपे क्या काम होगा, ये बहुत ऐसा विषय है जिसको बहुत सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हिंदी विषय में हम आउटकम बेस्ड करिकुलम लेकर आएंगे या एजुकेशन की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पे इसको कहीं ना कहीं उनके जीविकोपार्जन से भी जोड़ना होगा। तो शायद हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा लेकर आए हम सामने जिसमें जो ये भाषा है, इसके जो विद्यार्थी हैं, इनको आगे जाकर आउटकम बेस्ड करिकुलम के आधार पर जो ये सर्वांगीण विकास के बारे में बात की जा रही है, इससे उनकी जीविकोपार्जन में भी सहायता मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जरूर इसमें शामिल होंगे और हमें इसका इंतजार रहेगा सर। और फिर आपको हम लोग हमेशा सर बुलाते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जब भी आपको बुलाते हैं सर, आप जरूर जरूर आते हैं और आपके लिए सर हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, थैंक यू सर। क्या मुझे अनुमति है? सर आप अभी तो रिजल्ट्स वगैरह हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तो आप अगर रहना चाहें तो सर यू आर मोस्ट वेलकम। पर अगर आप किसी कार्य में हैं सर तो आप देखिए सर, जैसा आपका है। ठीक है, मैं थोड़ी देर हूँ आपके साथ। धन्यवाद सर। जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। पिंकी। धन्यवाद सर। सर आपने हमें लोक साहित्य के महत्व के बारे में बताया। लोक साहित्य एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसमें पिछली पीढ़ी के लोग अपनी अगली पीढ़ी से संवाद का मार्ग खोलती है। आपके बातों ने हमें बहुत ही प्रेरणा दिया। धन्यवाद सर। लोकगीत वैसी गीत है जिससे हमारी मिट्टी की सुगंध आती है। हमने अनेक भाषाओं में आज लोकगीतों का आनंद लिया। सभी भाषाओं के लोकगीतों में जनमानस के प्रति प्रतिदिन के क्रियाकलाप, जातीय गीत, पर्व गीत, शुभ अवसरों पर की झलक दिखाई पड़ती है।
हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हमारे विभाग में सुनी अनसुनी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की प्रशिक्षित शिक्षिकाओं ने एक से बढ़कर एक कहानियों का संकलन किया। इस संकलन के लिए उन्होंने अपने घर, परिवार, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से बात की तथा उनसे कहानियां सुनी। इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा तथा हिंदी दिवस के विशेष संबोधन के लिए मैं हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपासना सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। जहाँ तक संबोधन का विषय है, सर ने तो इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया, हर चीज को शामिल किया, तो मेरे कुछ कहने की तो अब बात रहती नहीं है। हाँ, मैं जरूर जो हमारी छात्राओं ने जिस प्रतियोगिता में भाग लिया उसके बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। हमें कुल 80 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें 19 वीडियो की तथा 61 कथाएं प्राप्त हुई। हमने प्रतियोगिता की शर्त को पूरा करने वाली प्रविष्टियों को छांटा और उनमें श्रेष्ठ का चयन किया। और प्रभात सर ने जो हमारे वीडियो हैं इनको YouTube पर डाला भी है चैनल पर। सर, आप लिंक सर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि हमारी लड़कियों ने क्या क्या किया है। वीडियो प्रस्तुति में सबसे अव्वल रही दिव्यांका, क्रमांक 22। दिव्यांका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। और लिखित संकलन में सबसे आगे रही ज्योति कुमारी, क्रमांक 33। ज्योति। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। कल हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, मैं बस उसके बारे में ही बात करूंगी। मुझे काफी पसंद आया वो मैसेज, और वो मैसेज कुछ ऐसा था कि यदि मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ वो जो मैसेज था, मुझे काफी अच्छा लगा। जो आज भी 69, 79 और 89 में फर्क जानते हैं, उन सभी मित्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बाकियों को हैप्पी हिंदी डे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, गर्मी की छुट्टियों में भी हमें घर में बताया जाता था, हिंदी गिनती बताई जाती थी 1 से 100 तक। आंकड़े जो हम पढ़ते थे, जो जिसको आज हम लोग टेबल कहते हैं, 2 1 2 2 2 4, वो हमें 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये पढ़ाया गया था। वो एक समय था जब हम अपने ये सारी चीजें हमारी धरोहर के रूप में हैं और आज भी याद है, और जो हम अंग्रेजी में टेबल पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, पर वो जो हिंदी में एक लय के रूप में जो हमने इन पहाड़ों को याद किया, वो आज तक याद है, वो आज तक याद है। तो ये हमारी भाषा का महत्व है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये भाषा को हमेशा महसूस करने वाली चीज़ है। मैंने बहुत बार देखा प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान भी, जब छात्राओं को ये कहा जाता है कि नहीं आप हिंदी में पढ़ाइए, तो उन्हें एक संकोच होता है और वो ये कहती हैं कि नहीं, हम अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए हैं, हमसे नहीं होगा, या हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये बात हमेशा लगती है कि ऐसा क्यों? अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, 3 भाषा सूत्र की बात करें, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। अब ये अच्छा है कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें त्रिभाषा सूत्र पर बहुत जोर है, और इस बात पर भी जोर है कि जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें भाषा, जो भी बच्चों की रीजनल लैंग्वेज है या जो उनकी मातृभाषा है, उसमें शिक्षा हो। क्योंकि शोध ने तो ये स्थापित बहुत पहले कर दिया कि अगर आपको अपनी भाषा पर कमांड है, अगर आप अपनी भाषा को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आपके में ये क्षमता विकसित हो जाती है कि आप किसी भी दूसरी भाषा को या तीसरी भाषा को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ विडंबना ये है कि अंग्रेजी का महत्व इतना ज्यादा है कि उसके कारण ना हम पूरी तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना हम पूरी तरीके से अपनी भाषा ही बोल पाते हैं। तो ये चीज है नई शिक्षा नीति में। और इसके अलावा, जैसा मैंने पहले कहा, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात कही गई है, तो मैं अपनी कक्षा में भी ये बात बोलती हूँ कि जिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से आप अपने को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं टीचिंग पॉइंट्स के, शिक्षण बिंदुओं के रूप में, आप उसको करना सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले शिक्षकों को इस प्रकार
प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन को या टीचिंग कैसे करना है, किस प्रकार से आउटकम बेस्ड करिकुलम का निर्माण करना है। तो मुझे लगता है हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और मैं सर का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। सर, थैंक यू सो मच कि आप आए और हम आपको आगे भी ऐसे ही बुलाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया। अब हम आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। कार्यक्रम की विधिवत समापन तथा धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मदीहा हसमत को आमंत्रित करती हूँ। कृतज्ञता महसूस करना एक निजी भाव है, परंतु आभार व्यक्त करके एक भावनात्मक रिश्ता स्थापित किया जाता है। हमने भी आज शिक्षाप्रद कार्यक्रम में अपनी राज्य भाषा हिंदी से जुड़ी अनगिनत जानकारियां हासिल की, जो किसी एक अकेले से संभव नहीं। मैं मदीहा हसमत, बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए उत्साह, गर्व, संतुष्टि एवं हर्ष जैसे भावों को महसूस कर रही हूँ। पटना विमेंस कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से 2 हफ्ते तक चले इस हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसे आप सभी विशिष्ट जनों की उपस्थिति ने सार्थक बनाया। सर्वप्रथम मैं पूरे विभाग की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया तथा लोक कथा के विषय में हमें नई दृष्टि प्रदान की। आपने हमें बताया कि कैसे लोक कथाएं आम लोगों की जीवन दृष्टि, संस्कृति और सोच को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्व को भी बताया कि कैसे यह समाज को स्थिर बनाने का निरंतर प्रयास करती है, जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विभाग की ओर से धन्यवाद देती हूँ कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि केसी को, जिन्होंने हमें यह कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सिस्टर सरोज, सुपीरियर कार्मल विकास कॉन्वेंट की, जिनकी सहायता तथा परामर्श से यह कार्यक्रम विस्मयकारी एवं प्रभावशाली रहा। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपासना सिंह का, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी काल में भी हमें यह बेहतरीन मंच प्रदान किया ताकि हम अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ अपने शिक्षक गण का तथा इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री प्रभास रंजन जी का और यामिनी शर्मा जी को, जिनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं उपकार से हमने न केवल इस कार्यक्रम को संपन्न किया बल्कि इसके महत्व को भी समझा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रत्येक प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपनी विशेष प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को इतना उत्साहपूर्ण एवं रोचक बनाया। मैं उन तकनीकी टीम के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अथक प्रयास किया। मैं इस कार्यक्रम के धैर्यशील दर्शकों को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इसे और भी सुंदर बनाया। अंततः एक बार फिर मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक जन को सहृदय धन्यवाद करती हूँ। जय हिंदी, जय हिंद। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। सर, मीटिंग एंड हो सकती है।